अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल ये बात सामने आ रही थी कि जुमे के रोज़ जो है मुज़ाकरात हो सकते हैं, अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में, लेकिन आज जो ट्वीट उनकी तरफ से सामने आई, जो ख़बर आई वो ये थी कि उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ पे जो कार्रवाइयाँ हैं वो 3 गुना बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर कोई भी ईरानी कश्ती जो माइंस बिछाती है, कोई ऐसी कश्ती नज़र आए उसको तबाह कर दिया जाए। ये जो बात कही गई है, ये जो हुक्म दिया गया है अमरीकी सदर से, इसका क्या मायने है। लेकिन इससे पहले ये भी बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अमरीकी जरीदे की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया कि जो नुकसान अमरीका की इंतज़ामिया यानी ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से ईरान का बताया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो नेवी की बात की गई है कि जी उनकी जो नेवी है उसको तबाह कर दिया गया है, तो जो बात कही जा रही है उसका 2/3 नुकसान भी नहीं हुआ, यानी 30% शायद नुकसान हुआ होगा। रेस्ट जो है वो इंटैक्ट है, उनकी नेवी भी, उनकी एयरफोर्स भी, और बाकी जो मामलात हैं वो तो किसी तरफ हमें पता ही है, मालूम ही है कि जो हमने देखा न्यूक्लियर मामलात के ऊपर भी या मिज़ल्स के ऊपर भी वो आखिरी वक्त तक मिज़ाइल भी उनके काम कर रहे थे। और न्यूक्लियर के बारे में भी एक दफ़ा गुज़िश्ता साल जून पर हमला करने के बाद ये दावा किया गया था कि उनकी तमाम जौहरी तनसीबात जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब भी दोबारा फिर उन्हीं तनसीबात पर हमले किए गए और अब फिर ये दावे ज़रूर किए जा रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन हमें नज़र आ रही है नाज़रीन, आज ही जो अमरीकी नेवी के कमांडर हैं, उन्हें जो वज़ीर दिफा हैं पीट हेग्स जो हैं, उन्होंने उनको फारिग कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है, इससे पहले आपको मालूम है कि और आर्मी चीफ अमरीकी जो फ़ौज के आर्मी चीफ हैं उनको फारिग किया गया, उनके साथ काफ़ी सारे लोगों को, दर्जन भर ऑफिसर्स हैं उनको भी फारिग किया गया। ये जो फॉल्ट लाइन हमें यूएस आर्मी के अंदर नज़र आ रही है, इसका क्या मतलब है? और जो कल का मामला है यानी जुमे की जो बात की जा रही थी, क्या वो अब भी इंटैक्ट है या उस तरफ कोई पेशरफ्त हो रही है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मंसूर जाफ़र साहब हैं, एडिटर हैं, अल अरबिया टीवी के माहिर हैं, जो माहिर अमूर हैं मशरिक़ वुस्ता के। अब ब्रिगेडियर हारिस हमारे साथ हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, बहुत नोन तजिया निगार हैं। डॉक्टर हसन ज़फ़र जो है आलमी अमूर के माहिर हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में हमेशा शामिल होते हैं। मोहसिन ज़हीर साहब जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, और जो इस वक्त वहाँ पर जो कुछ अमेरिका में हो रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास आना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि जो फॉल्ट हमें, ये फॉल्ट लाइन नज़र आ रही है जो अमरीकी अफवाज में है कि आर्मी चीफ, ख़ास तौर पर जो इसका रेफरेंस है वो ये ज़रूर है, इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि ये हालत जंग में ये जो तब्दीलियां कमांड के अंदर की जाती हैं या की जा रही हैं, क्या ये कोई पॉजिटिव साइन दे सकती हैं या ये नेगेटिव साइन है? क्योंकि हमारे पास ऐसी इतलात भी हैं कि वो बूट ऑन ग्राउंड्स के ख़िलाफ़ थे, और आज जब नेवी के ये जो चीफ हैं उन्हें हटाया गया, बर्खास्त किया गया, तो आपको क्या लगता है कि वो जो अबनाए हुर्मुज़ की जो जिसे कह रहे ब्लॉकेड है उस पर उनका कोई तनाज़ा था? ब्रिगेडियर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी। देखिए, जो ऑपरेशन हो रहे हो उस मौके के ऊपर कभी भी आप जो अपने कमांडर्स को चेंज नहीं करते हैं, चेंज ऑफ कमांड नहीं करते हैं, इट इज टेकन एज अ सीरियस थिंग। इट्स ओनली डन इफ समबडी इज रियली प्रोफेशनली वेरी वीक और ही कैन नॉट डिलीवर। लेकिन नॉट कि अगर वो आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे कि नो दिस इज व्हाट इज माय प्लान, और बीइंग नेवल चीफ वो अगर नेवी के बारे में बात कर रहे हैं और उनको शायद ये ना मानी जाए बात और कहा जाए अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोर्स किया जाए, बिकॉज कमांडर चीफ मींस कि ही डजंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ ए मिलिट्री ऑपरेशन, सो ही हैज टू रिलाई ऑन हिज कमांडर, ऑन हिज एडवाइजर। इस कॉन्टेक्स्ट पे देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत सीरीज से पहले मैं अपनी आर्मी चीफ को भी सेलेक्ट किया, उससे 9-10 कमांडर्स को और उन्होंने हटा दिया। ये बहुत ही फॉल्ट लाइन है और ये कभी नहीं होनी। दिस सेंड्स अ वेरी नेगेटिव मैसेज। इससे पहले ब्रिगेडियर साहब कभी यूएस आर्मी में इस तरह की प्रैक्टिस देखी है आपने? क्योंकि जंगें तो उन्होंने बहुत लड़ी, हर वक्त हालत जंग में ही होता है एक तरह से, शिकस्तें भी उनको बहुत हो चुकी हैं। आपने देखा कि पहले कभी इस तरह कमांड चेंज हुई हो? ये सिर्फ इंडियन आर्मी में हमने मार के हाथ में मैंने देखा था कि उन्होंने अपने डिप्टी चीफ को जो है वो हटा दिया था ऑपरेशन एक दिन पहले, बिकॉज ही सेड
if our air force is not operation ready to go and fight with Pakistan. और नंबर 2 उन्होंने नॉर्दर्न कमांडर जो बहुत मशहूर कोर है उनकी कश्मीर के अंदर होती है, उसके अंदर उन्होंने वहाँ के नॉर्दर्न कमांडर को हटा दिया था। ये कमजोर आर्मी जो होती है, खासतौर इंडियन वो ये बात कर रहे हैं, बट ये यूएस आर्मी में आई हैव नेवर हर्ड, और ना कभी होना चाहिए, इसलिए इट सेंड अ वेरी नेगेटिव मैसेज एंड इट इज मोरल ऑफ ट्रूप्स आल्सो। यू सी, आपने एक ट्रेन किया अपने ट्रूप्स को, आपने स्पेशल प्लान बनाए हैं, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड वन फाइनल मॉर्निंग आपका जो कमांडर इन चीफ है वो उसको हटा देते हैं, तो इट टिकल डाउन जाता है, इफेक्ट होता है कि देखेंगे हमारे कमांडर को हटा दिया। तो ये मोरल ऑफ ट्रूप्स है ना लड़ाई में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इंस्पायरिंग कमांड और दैट मैटर्स लॉट। तो मेरे ख्याल में ये कभी भी नहीं होता, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आई थिंक मिलिट्री में होता है कि इतनी ज्यादा तादाद में सीनियर कमांडर को हटाया गया। तो ये इनकॉम्पिटेंस ब्रिगेड साहब, ये वजीर दिफा के लेवल पे पार्ट पे है, क्योंकि देखें एक शख्स यूएस का आर्मी चीफ है, यकीनन उसकी प्रोफेशनलिज्म पे तो शायद हम आर्ग्यूमेंट ना कर सके, या जो नेवी चीफ है उसके प्रोफेशनलिज्म पे या उसकी वीकनेस या इनकॉम्पिटेंस की बात शायद हम ना कर सकें, लेकिन जो पीट हैग्स हैं जो इनके वजीर दिफा है, ये तो इनका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल साइड पे जो प्रॉब्लमेटिक जो डिसीजंस हैं एक्चुअली वो वजह बन रहे हैं इस सारी कमांड की तब्दीली के? डेफिनेटली, एंड वो जो है वजीर दफा जो है वजीर जंग, नॉट लाइक मच बाय अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकन कमांडर्स, बिकॉज जिस तरीके से वो बात करते हैं उसके बाद उनका पुराने कैरेक्टर की बात भी आती है, और जिस तरीके से वो बात करते हैं, और फिर काफी उन्होंने भी काफी लोगों को सैक किया है। इज अनप्रेसिडेंटेड, इट शुड हैव नेवर डन। आप अपने कमांडर्स को थिक ऑफ ऑपरेशन में कभी चेंज नहीं करते, ओनली ऑन वन रीजन यू कैन चेंज, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है and he has not delivered, और वो कोई failure है, that is how you can change, otherwise it's never done। You give them more chance, more confidence to your commander, और जब आप कमांडर को चेंज करेंगे तो आपके ट्रूप्स के मोरल को बड़ा इफेक्ट पड़ता है, which affects seriously overall आपके ऑपरेशन प्लान को फर्क पड़ जाता है। ठीक है मोहसिन ज़ई साहब, आप न्यूयॉर्क में हैं, आप बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। एक तो जैसे ब्रिगेडियर साहब से मेरी बात हुई, वो तो ये कह रहे हैं कि इस किस्म की माजी में कोई चीज़ हमें देखने में नज़र नहीं आती, और वैसे भी जंग के दौरान ये जो कमांड चेंज करने वाला मामला है ये कोई अच्छा तासुर नहीं देता। आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअली पॉलिटिकल जो सेटअप है उसके और जो अस्करी सेटअप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेवलप हो चुका है, या आपको ये लगता है कि जो 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 कुछ ट्रम्प साहब चाहते हैं वो डिलीवर नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से ये हो रहा है? एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है न्यूयॉर्क में, यानी अमेरिका में इस वक्त? प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, ये एक बड़े अमेरिका की तारीख के बड़े गैर रवायती किस्म के प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट जो ये सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट बने, और जो पहली टर्म में जब ये प्रेसिडेंट बने उससे पहले इन्होंने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। इनका अगर आप पहली टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सदर ट्रंप जो है ना, उनका अपना एक स्टाइल कह लें वो है गवर्नमेंट के मामलात को रन करने का। और अमेरिका में एक कहा जाता है माई वे और दी हाईवे, और कि आप जो मैं कहता हूँ आप वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप फिर फारग हैं। ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनके पहले दौर में इन्होंने बहुत ज्यादा इस पर शदोमत से ये अमल किया। जो दूसरी इनकी टर्म थी ना, उसमें ये पहला जो 1 साल मुकम्मल हो गया इन्हें, तो ऐसे लग रहा था कि इनके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने इनको बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, और इनको कहा हुआ है कि आप इसको थोड़ा मामलात को उस तरह ना चलें जैसे आप पहली टर्म में चलते रहे। तो हमें शुरू में काफ़ी कंट्रोल भी नज़र आया, लेकिन अब और ख़ास तौर पे गुज़श्ता ये जो जंग जब शुरू हुई है तो वही एक आपको इनका पुराना एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, माई वे और दी हाईवे। आर्मी में जो कुछ तब्दीलियां हुई, पीग हेगसेट ने अनाउंस किया वो भी था। अब ये जो सेक्रेटरी वॉर हैं जिन्हें 24 घंटे पहले ऐन उस वक्त पर तब्दील कर दिया गया कि जबकि ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसका जो महवर बना हुआ है वो आबनाए हुर्मज़ है, यानी कि नेवी से मुतल्लिका जो अमूर हैं उसके गिर्द सारी जंग घूम रही है। सो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट मूव है, और इस पे अमेरिका में जो है, जो अमेरिकन मीडिया है उस पर
जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको अगर आप छोड़ें तो इवन जो इनके अपोनेंट्स हैं या गैर जानबदार जो तज्जियाकार हैं, बिलखुसूस जो दफाई और अस्करी तज्जियाकार हैं, उनकी जानब से बहुत ज़्यादा तनकीद आ रही है और कहा यही जा रहा है कि सदर ट्रंप जो हैं वो इस किस्म के जो मामला वो एक्शन ले रहे हैं, इसका अल्टीमेटली कोई बैड इम्पैक्ट हो सकता है ओवरऑल पॉलिसीज पे। आपको पता है इससे पहले जो सेक्रेटरी हेग्जिट को तब्दील किया, इससे पहले इनके डायरेक्टर इंटेलिजेंस थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, मिस्टर कैंट ने जी। और उनका जो मौक़िफ़ सामने आया था उनका भी यही था कि ये जो जंग का जो बुनियाद बनाई गई है वो बयानिया जो है, नैरेटिव जो है वो उस तरह नहीं है कि जिस तरह बयान किया जा रहा है। तो खैर उन्होंने खुद छोड़ दिया। अब सेक्रेटरी वॉर जो है, एक खबर आई थी पहले शुरू में कि उन्होंने रिजाइन कर दिया और अब ये खबरें आ रही कि रिजाइन नहीं किया, उन्हें फायर किया गया। तो इस वक्त अगर आप देखें कि अमेरिका और ईरान की जो जंग है, जो कि एक बड़े मोहसिन साहब, आपको लगता नहीं है कि जो ट्वीट आज किया है बेसिकली, जो अभी जो स्टेटमेंट्स या जो ऑर्डर्स बेसिकली आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हुक्म देते हुए ये कहा है कि जी आपना हॉर्मुज़ के अंदर जो नेवी की किसी किस्म की ये जो ईरानी छोटे शिप्स हैं या कश्तियां हैं, बोट्स हैं जो माइनिंग कर रही हैं, उनको निशाना बनाया। क्या इस पॉलिसी में इख्तलाफ तो नहीं था जिसकी वजह से उन्हें फारिग किया गया? देखें, अभी इसके बारे में कहना कुछ कबल वक्त होगा, लेकिन अब ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि उन्होंने सेक्रेटरी नेवी ने असूली तौर पर कोई बुनियादी और असूली जो पॉलिसीज हैं उस पर इत्तफाक किया या उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरफेरेंस अपने मामलात में जो ना वो महसूस की। तो इसलिए उन्होंने बेहतर ये समझा कि कोई कल आने वाले काल में कोई बर्डन अपने ऊपर जो उनके लिए आए वो इस ओहदे से सबदोश हो गए। सो बहुत ज़्यादा अभी इस पर मामलात आ रहे हैं, लेकिन चूँकि ये ऐसे मामलात हैं, अस्करी मामलात हैं, तो अमेरिका में भी इस पर रिपोर्टिंग जो है वो बड़ी मुहतात हो रही है और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ रही। लेकिन आप अगर देखें प्रेसिडेंट ट्रंप का सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे ट्रुथ सोशल पर वो उनका जो अकाउंट है उस पर आप देखें तो वो अपना एक उनका जो एक वॉर का, एक तरफ वो वॉर के मामलात को कमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो निगोशिएशन जो हो रही है, जो कि अभी एक किस्म के तातुल का शिकार है, उस पर भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरफ वो ताकत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो है मैं चाहूंगा कि मैं डॉक्टर बेसिकली हसन जफर से भी बात करनी है। मैं सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट सा ये जवाब जरूर दीजिएगा कि जो कल की बात कही थी, जुम्मे के मुज़ाकरात की बात की थी और व्हाइट हाउस ने ये कहा था कि जो जेडी वैंस हैं, डीजे वैंस जो हैं वो, सॉरी जेडी वैंस जो हैं वो करेंगे जो मुलाकातें होंगी और ये जंग बंदी के मामलात और जंग पे वो मज़ीद वाइट हाउस में कुछ मीटिंग्स होंगी। आपके पास कोई इतलात हैं कि वो मीटिंग्स हुई और क्या फर्दर कोई डेवलपमेंट उस साइड पर नज़र आ रही है आपको? जेडी वैंस के हवाले से कल परसों जो चीज़ सामने आई थी वो ये था कि वो एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि ट्यूसडे को, मंगल के दिन वो वाशिंगटन से रवाना होंगे और बुध को वो वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर बुध को मुज़ाकरात होंगे जी। लेकिन मंगल को सुबह से उनको मीडिया फॉलो कर रहा था और देख रहा था कि कब वो फ्लाई करेंगे, लेकिन फिर ये खबर आई कि जेडी वैंस का जो दौरा है वो डिले हो गया। कैंसिल का लफ्ज अभी तक यूज नहीं हुआ। अच्छा, जब वो डिले हुआ तो जो मेन मीडिया है जो कि व्हाइट हाउस के भी क्लोज समझा जाता है, उनकी जानब से ये कहा गया कि बजाय राउंड 2 के लिए इस्लामाबाद जाने के, जेडी वैंस व्हाइट हाउस चले गए हैं जहां पर वो पॉलिसी डिसीजंस पर अहम मुशावरत करेंगे। सो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट टर्म जो है अमेरिकन मीडिया में देखी गई, पॉलिसी डिसीजंस पर। सो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है ईरान के साथ मुज़ाकरात के जरिए या दीगर जिस तरह भी उसको डील करना है, उस हवाले से जो पॉलिसी है उस हवाले से बैक एंड फोर्थ जो है वो फीडबैक भी ले रहे हैं, एक तरफ से पाकिस्तान से भी, और दूसरा अपनी मामलात को वो देखते हुए वो फिर हर लम्हा सूरत हाल चेंज हो रही है। आज जिस आपने ट्वीट का जिक्र किया उसमें उन्होंने कहा कि एक हमने ईरानी जो है
वो तेल बरदार जहाज जो है उस पर कब्जे में ले लिया, उस पर अमेरिकन फोर्सेज जो उस पर चले भी गई हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो आबनाए हॉर्मज़ में जो अगर माइंस बिछाने वाले जो बोट्स हैं हम उनको भी निशाना बनाएंगे। सो बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो जंग जो बड़ी वसी थी और फैल रही थी, अब ये आबनाए हॉर्मज़ तक महदूद होती नजर आ रही है और सारा मामला जो है ये उसके इर्द गिर्द नजर आ रहा। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर बाय सम हाउ आबनाए हॉर्मज़ का मामला जो है ये कुछ सेटल हो और उसके बाद जो बड़े मामला हैं जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और बाकी मामला हैं वो सेकेंडरी हैं, लेकिन ये जो अगर मामला हुए हैं तो हमें आइंदा आने वाले शायद 48-72 घंटों में आप कोई बड़ी डेवलपमेंट देखें, कोई बड़ी पेशरफ देखें जो कोई आगे मामला की जाए। लेकिन अगर ये पेशरफ नहीं होती तो ये ऐसा पॉइंट भी है जहां पे मामला था जो बने हुए थे वो ब्रेक भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर हसन, ये जो बात थी कैरेट एंड स्टिक वाली, आपको नहीं लगता कि इस वक्त स्टिक की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी कैरेट के मामले में बढ़ रही है? क्योंकि कैरेट तो सिर्फ इतनी सी है कि जंगबंदी का कोई वक्त नहीं दिया गया, ये जो अब तौसीह की गई है, व्हाइट हाउस ने कहा कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं दी गई, अगरचे 4-5 दिन की बात भी आ रही है, लेकिन इसके अलावा तो कोई कैरेट जो है अदरवाइज नजर नहीं आती, स्टिक की नजर आती है। क्योंकि उनकी नाकाबंदी जो है वो मजीद सख्त करने की बात मुकम्मल हो गई है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है और अब निशाना बनाने की बात की जा रही है बोर्ड्स को। तो इस सूरत के अंदर आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकरात की जिनकी हम बात कर रहे थे उसमें कोई बेहतरी आएगी या कोई पेशरफ्त होती नजर आएगी? बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। मुज़ाकरात में कोई बेहतरी नहीं आएगी, ये बात तो कर लेते हैं क्लियर, सीधी बात। दूसरी बात यह है कि जो स्टेटमेंट्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये तो मूविंग टारगेट्स हैं। 6 घंटे बाद दूसरी आ जाएगी, 4 घंटे बाद आ जाएगी, 1 घंटा पहले की स्टेटमेंट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये मूविंग टारगेट्स हैं। तो इसकी एक यानी ऑन गोइंग सिचुएशन के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट में आप देख लें, फिक्स टारगेट क्या है जिस तरफ बढ़ रहे हैं। फिक्स टारगेट देखें, उसमें कैलकुलेट ये करना है कि क्या जंग को खत्म करना चाहता है या अमेरिका इस जंग को खत्म फौरी तौर पे खत्म करना चाहता है या पॉज देना चाहता है। हमने आपसे जो पहले बात की थी, अमेरिका 1-1.5 महीने का वक्फा चाहता है इस खेल के अंदर, मुमकिन तौर पे 4 महीने का वक्फा चाहेगा। वो कैलकुलेशन आपके सामने रखी थी, क्विकली दोहरा देता हूँ। 14-15 मई को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मीटिंग होनी है जी बीजिंग में। उसके लिए उनको एक अपर हैंड का पोस्चर चाहिए वहां जाने से पहले। तो वो ऐसे बयानात जरूर देते रहेंगे कि वहां पे जी हमारा बड़ा कंट्रोल है मामलात पे। एक तो ये मामला होगा। उसके बाद फिर गर्मियों का पीरियड आएगा जिस वक्त ये 2 लाख फौजी जो लाने की बात कर रहे हैं, अगर उनकी ग्राउंड इन्वेजन की इंटेंशंस हैं जिस वजह से उनके कमांडर्स मान नहीं रहे और उनको फारिग कर रहे हैं, वो एक अलग डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन जो मेन पिक्चर है वो ये है, अगर वो ये कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें गर्मी का पीरियड यानी इंटेंस हीट का पीरियड गुजार के मिड अगस्त एंड बियॉन्ड का वेट करना है। सो ये बात हो गई। तो ये अमेरिकी चाहते हैं कि इसमें कोई आर्मर्ड टेस्ट हो, कोई पॉज आ जाए। ईरानी इसको रीड कर रहे हैं, वो कभी भी उनकी ग्राउंड पे जाके नहीं खेलेंगे, वो एस्केलेट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। दे नो कि इस वक्त ये अमेरिका की जरूरत है कि इस वक्त पॉज आए जंग में, ईरान की जरूरत नहीं है। सो ईरानी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो एस्केलेट करेंगे, लेकिन अगर अमन की बात आएगी तो अमन की बात भी करेंगे, इसलिए कि वो दुनिया को ये इंप्रेशन भी नहीं देना चाहेंगे कि जी हम तो अमन नहीं चाहते। लेकिन उन्हें एक फाइनल सेटलमेंट चाहिए इस मैटर की। फाइनल सेटलमेंट या तो लिख के कर लेते अमेरिकी, जैसे वो अपना एक बहुत बड़ा वफ्द लेके इस्लामाबाद आए थे कि जी बैठे सारी डिटेल तय करते हैं शुरू से आखिर तक, वो करने पे ये तैयार नहीं थे। इन्होंने तो जिन लोगों को भेजा था कि वो तो फुली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, जेडी वेंस और वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, दे वर नॉट फुली केपेबल एंड फुली प्रिपेयर्ड जी टू डील विद दिस मैटर। तो वहां पे बात खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं कि अब आगे सूरत हाल क्या बना रहे हैं। ये बात तय कर लें कि कौन जंग बंद करने में इंटरेस्टेड है और कौन जंग जारी रखने में इंटरेस्टेड है। कैलकुलेशंस में अभी जो इन्होंने इनके शिप्स 2 डिसरप्ट किए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को के ब्लॉकेट का मतलब क्या है
कि चाइना जो चीप ऑयल रशिया से और दूसरा सोर्स है ईरान उसे ले रहा है, उसमें कुछ डिसरप्शन आए। इन्होंने चाइना ने सब्सटेंशियली रिड्यूस किया है सऊदी अरब से ऑयल इंपोर्ट को। परसों सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की 1.5 घंटा बात हुई है वहां पे बीजिंग में उनके फॉरेन मिनिस्टर से चाइना के, कि जी इस मामले को करें। उनका जी आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है, चाइना से को रशिया से और ईरान से डिस्काउंटेड रेट पे, कम रेट पे, मार्केट से कम रेट पे ऑयल आ रहा है, व्हाई वुड दे बाय सऊदी ऑयल? सो एक तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो उनकी इंडस्ट्री जो जिस ऑयल पे चल रही है, जिस रेट पे चल रही है, उसे डिस्टर्ब करेंगे यहाँ पे ब्लॉकेट करके, ताकि चाइना की जो तरसील है उसमें कोई प्रॉब्लम आए। तो ये दोनों तरफ गेम खेल रहे हैं ना, इनको भी तंग कर रहे हैं, चाइना को भी तंग कर रहे हैं ब्लॉकेट करके। तो इसलिए यहाँ पे एस्केलेशन जो है उसका जवाब उन्होंने क्या दिया है कि अगर आप हमारे शिप्स को टारगेट करेंगे तो हम इंटरनेट केबल काट देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपका जैरेड फोर्ट जो दोबारा लेके आए हैं उसे दबोएंगे। इसका मतलब है कि ईरानी सी में एस्केलेशन नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन चल रही है। ठीक, उन्होंने उसी जगह उनको वार्निंग दी है कि अब हम आपकी किसी और साइड पे, यानी आपकी अगर आप हमारी मईशत को हिट करेंगे, हम आपकी मईशत को हिट करेंगे। इनके बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं पूरे गल्फ के अंदर जी। तो अगर वो हिट होते हैं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है अमेरिका का, और उसको फिर रिस्टोर होते होते टाइम लगेगा। अब ये जो बातें कर रहे हैं कि जी हमारी टीमें जाके तो वो क्लियर कर रही हैं, माइंस क्लियर कर रही हैं, ये सिर्फ आई वॉश कहने की बातें हैं। ठीक यस ठीक। बघेल साहब, ये जो बघेल साहब, ये जो जंग बंद कौन करना चाहता है और जंग जारी कौन रखना चाहता है, ये दो बातें जो है, डॉक्टर हसन ने ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। आपको लगता है कि ये जो 3-4 माह का वक्फा या इसको लिंगर ऑन करना, क्या दुनिया इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? चीन में तो खैर वैसे प्राइसेस भी कम कर दी हैं, 2 रोज़ पहले या 1 रोज़ पहले उन्होंने वहाँ पेट्रोल की प्राइसेस अपने मुल्क के अंदर कम भी की हैं, ताकि कंपेटिटिव भी रहे उनकी इंडस्ट्री और लोड भी ना आए। अब मामला ये है कि ये जो सिचुएशन हमारे सामने है, इसके अंदर चीन को किस हद तक वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। और वो अब तो जो साउथ कोरिया वाली साइड है वहाँ मशकें भी जारी हैं। अब तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो यूएस की मूवमेंट है उस साइड पे भी हो सकती है। एक्चुअली मकसद वही चिप वाला मामला है, ताइवान है, और चीन को एंगेज कर रखना चाहता है। इस तरह से जो अमेरिका का विजिट है, अमेरिकी सदर का विजिट है चीन का, वो तो खासा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर ये इसको डिले करते हैं और जंगबंदी नहीं होती। देखिए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक तो आप मुझे ये देखें ना कि इस वक्त अमेरिका ने पूरी मिलिट्री माइट यूज कर ली, जो कुछ करना था कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो नहीं खोल सके, नंबर 1। नंबर 2, वो उसकी जो है रिजीम चेंज नहीं कर सके। ठीक है, उनके टॉप लीडर शहीद कर दिए, रियासत को भी शहीद कर दिया, बट उनका सिस्टम इतना अच्छा है इंस्टीट्यूशन के, वो रिप्लेस कर दिया। मिसाइल कैपेबिलिटी को वो खत्म नहीं कर सके, और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी स्टिल है। इसके साथ आप ये बताइए कि अमेरिकन पब्लिक इनके खिलाफ रैलियां निकाल रही है इलेक्शन, ये जंग के खिलाफ। दे आर नॉट विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। सेनेट और उसके बाद कांग्रेस वो भी तैयार नहीं है। नेटो ने इनका साथ छोड़ा हुआ इस मामले के अंदर, बिल्कुल। यूरोपियन इनके साथ नहीं है। खलीजी ममालिक सब इनसे बिट्रेल कर रहे हैं, हमें इन्होंने धोखा दिया है। दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद दैट। आप मुझे बताइए कि अकेले ये अगर ये करते हैं, इसके साथ अभी जो इकॉनमी का हाल है दुनिया की, चाहे आप बात कर लें इकॉनमी की या एनर्जी की, दो मुल्कों में किल्लत, शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। राइट ना, इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो फिर उसके बाद 14 को इन्होंने जाना है अमेरिका भी, वहाँ चाइना भी जाना है जी। तो मेरे ख्याल के ये इसमें यूनिलेटरी एक्शन ले सकते हैं। ये सिर्फ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद पोस्टरिंग करते हैं, देन मसल फ्लैक्सिंग करते हैं कि जी ही वांट्स सर्टेन कंसेशंस फ्रॉम ईरान जब मुज़ाकरात हो, इसीलिए वो उन्होंने ब्लॉकेड नेवल लगा दिया। फिर अभी बार बार कह रहे हैं 2 जहाज भी पकड़ लिए, उनके शिप पकड़ लिए। आप वो कह रहे हैं उनकी छोटी कश्तियों को भी आप निशाना बनाए, मारे उनको। तो ये सारी रिटोरिक्स हैं बिफोर गोइंग फॉर सिटिंग अक्रॉस द टेबल। लेकिन इसके लिए ये टोटल फिजा को
जो साझेदार बनाने के माहौल को खराब कर, यू मेक फ्रेंडली कंडूसिव एनवायरनमेंट फॉर डिस्कशन। अच्छे माहौल में करेंगे तो कंडीशन एक दूसरे को मिल जाती है। बिटरनेस होगी तो देन बोथ साइड विल बी वेरी टफ, और सालिस का किरदार और बढ़ जाता है। हालांकि सालिस का किरदार यही है कि जो पाकिस्तान ने जो कुछ कर दिया, ये इससे ज्यादा सोच नहीं सकते जो किया पाकिस्तान, जो फील्ड मार्शल ने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, या हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने किया, दिन रात लगा दिया जी। 47 ईयर्स की दुश्मनी को आपने लाके एक टेबल पे बिठा दिया। तो ये सालिस का काम जो है और दुनिया इसको मानती है। इसलिए इस स्टेज के ऊपर मेरी आई स्ट्रांगली फील कि 10% चांसेस हैं कि अमेरिका विल गो अगेन कहीं ना कहीं एस्केलेशन में जाए। ईरान जो है वो बेटर बार्गेनिंग पोजीशन पे है, ईरान बेटर टर्म्स के ऊपर है। ईरान वुड लाइक के बैठ के मुज़ाकरात हों, बट दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सॉवरेनिटी, और ईगो जो उनकी हर्ट होती है उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उनके प्रेडिक्शन, और एक और याद रखें, ये जो 4-5 दिन गुजरे हैं इसमें ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इसमें सारे पॉइंट जो इरिटेंट से, जहाँ कन्वर्जिंग ऑफ व्यू पॉइंट नहीं था, वो डिस्कस किए होंगे फील्ड मार्शल ने भी ईरान के साथ, अमेरिका के साथ। हो सकता है कि उसमें 90% इशू आपने 5 दिन में रिजॉल्व कर लिए हों। नाउ इट माइट बी अ फॉर्मेलिटी कि कहीं बैठे हैं आप, आगे बैठे, फ्रेमवर्क बने, ड्राफ्ट बने, अप्रूव हो, एंड देन इट साइन। सो दिस व्हाट इज द सिनेरियो व्हाट आई। ये ब्रिगेडियर साहब, अब्बास अरागची साहब की जो स्टेटमेंट आई थी जेडी वैंस की स्टेटमेंट के जवाब में, उसमें उन्होंने कहा था हम तकरीबन एमओयू साइन करने वाले थे, फिर इसराइली प्राइम मिनिस्टर का कॉल आई और फिर मुतालबात बढ़ते चले गए, डिमांड्स बढ़ने लग पड़ी। तो डिमांड्स या 90% अगर रिजॉल्व हो भी गया हो तो 10% के ऊपर भी तो आर्ग्यूमेंट रह के ये मामला आगे बढ़ता जाएगा। मेरे ख्याल में बेसिकली मिस्टर ट्रम्प जो है ना, वो ही वांटेड टू टेक द क्रेडिट ऑफ दिस थिंग, इसलिए उन्होंने जेडी वॉन्स को बुला लिया था कि जब भी होगा फाइनल अकॉर्ड में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद आए, आगे साइन करें, he gets the credit, he puts a feather in the cap and goes back to the American people। ये देखें, मैंने 47 साल दुश्मनी खत्म करके मैंने उनको डीन्यूक्लियराइज कर दिया, मैंने हमेशा के लिए जंग के बाद में खत्म कर दिए, एंड ही माइट यूज दिस स्लोगन फॉर द मिड इलेक्शन जो वहां पर होने वाले हैं। That's what he maybe he's thinking। तो अगर वो ये चाहते हैं और वो जेडी वांस को भी क्रेडिट नहीं देते, यकीनन क्रेडिट तो वो किसी सूरत किसी और को लेने नहीं देंगे, वो दुरुस्त है। लेकिन फिर ये डिले कहाँ है? आपको लगता है कि ईरान अपनी जो डिमांड्स हैं उस पर स्टिक है, उसमें लचक नहीं है, जिसकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा, या अमरीकी खुद जो है वो कंफ्यूज है इस वक्त? देखिए, वो अभी दे वांट, ये अमेरिकन की प्रॉब्लम ये कि दे वांट टू गो ऑन अपर हैंड के ऊपर। हम अवाम को, पब्लिक को बताने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जब अवाम पूछेंगे क्या आपने रिजीम चेंज की, नो। आपने मिसाइल कैपेसिटी कम की, नो। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला, नो। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म की, नहीं। देन व्हाट डू यू डन इट? यू हैव वेस्टेड सो मच मनी, एफर्ट, मैन पावर, वॉर मशीनरी, एंड यू हैव डन नथिंग। तो इसलिए ही वांट, ये जो कर रहे हैं अभी भी मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, मकसद यही है कि अवाम को थोड़ा सा ठीक करें मूड, और उसके बाद लेके जाएं, कुछ ना लेके रिकॉर्ड साइन करें। ठीक है। मोहसिन ज़ईद साहब हमारे साथ है। मोहसिन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मोहसिन साहब, ये जो बात है, ये एक पर्सपेक्टिव ये है जो डॉक्टर हसन का है कि ये शायद लिंगर ऑन करना चाहते हैं, कुछ पॉज लेना चाहते हैं। एक्चुअली वो उन टर्म्स पे नहीं जा रहे जो ईरान की हैं, या वो इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। ब्रिगेडियर साहब का ख्याल ये है कि ये जो सिचुएशन है इसके अंदर वो इसका क्रेडिट भी लेना चाहेंगे, क्योंकि बहरहाल मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, वहां पर उनकी अपोजिशन भी है, उनकी पब्लिक भी है। आप क्या समझते हैं वहां पब्लिक पल्स, क्योंकि देखिए पॉपुलैरिटी उनकी 33% तक आ गई है, और 67% लोग उनके इस खासतौर पर जंग के हवाले से उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं ट्रंप के। तो इस सिनारियो में इसको कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं सदर ट्रंप जो है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि प्रोलॉन्ग करने का एक मकसद तो ये है कि पहले उन्होंने ईरान को अस्करी तौर पर नुकसान पहुंचाया, अब वो जिस हद तक मुमकिन है उसको माली तौर पर मजीद कमजोर करना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है अमेरिका और ईरान का, या इसराइल और ईरान का, ये कोई मतलब कि नया मामला नहीं, 47 साल पुराना मामला है, और 47 साल पुराने मामला को भी हमें
हकीकत पसंदाना नज़र से भी देखना चाहिए और बहुत ज़्यादा तवक्कुआत फौरी तौर पर वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में इसको हम देखें तो सदर ट्रंप के पास जो है ना वो हर लम्हे टाइम कम हो रहा है। अमेरिका में अगले हफ्ते किंग चार्ल्स जो हैं वो सरकारी दौरे पे आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमेरिका व्हाइट हाउस में इवेंट होगा, और वो जब होंगे और ईरान वार अगर जारी रही तो जाहिर है वो उस हवाले से भी बहुत सारे मामला जो हैं वो भी आएंगे। और आपको पता है बरतानिया अमेरिका और यूरोप का जो मामला थे वो भी कोई इतने खुशगवार नहीं है। और बरतानिया जो है वो उसने अभी तक इस जंग में अपने आप को अलग थलग रखा। एक शॉर्ट टर्म में देखें किंग चार्ल्स उनके दौरे के हवाले से भी सदर ट्रंप चाहेंगे कि 27 अप्रैल से पहले कुछ ना कुछ इसका मामला जो है वो बेहतर हो, ताकि वाशिंगटन में जब एक बड़ा स्टेज सजे और जब जहां पर पूरी दुनिया की नजरें हो तो एक बड़ा क्रेडिट ले सकें। लिहाजा आइंदा जो 3 से 4 दिन है बहुत सिग्निफिकेंट है, इस पर अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी तो उसको भी हमें खारिज इम्कान नहीं करा देना चाहिए। दूसरा आपने मिड टर्म की बात की, मिड टर्म जो है वो आज जो रिपोर्ट आई है अमेरिका में वो रिपब्लिकन पार्टी के हवाले से आई है कि उन्हें एक बड़ी तशवीश लाहक हो गई है और एक बड़े अलार्म बज रहे हैं कि जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और इन हालात में अगर मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं और जैसे आपने पॉपुलैरिटी का भी बताया, सदर ट्रंप की पॉपुलैरिटी में कमी आई है, तो वो एक बड़ी उन्हें सेटबैक हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि यूएस कांग्रेस में जो हाउस और सेनेट में उन्हें कंट्रोल है, मेजॉरिटी हासिल है, वो लूज हो गई। वो अगर लूज हो जाती है तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक सेटबैक होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी एक बड़ा सेटबैक होगा कि उनकी बहुत सी जो है जो काम वो कर रहे हैं वो उनको बहुत हद तक महदूद भी कर दिया जाएगा और उल्टा उनके खिलाफ इम्पीचमेंट और हेयरिंग्स कमेटीज में। लेकिन जो रिसेंटली उनके खिलाफ हुआ था उसमें तो वो कामयाब रहे ना, वो जंग के इख्तियारात तो कम नहीं हो सके थे। जंग के इख्तियारात कम करने के हवाले से भी यूएस कांग्रेस में एक बड़ी वाज़े जो है इख्तिलाफ मौजूद है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो जंग है इस पर उन्हें कांग्रेस की जरूरत थी अप्रूवल की, जो नहीं ली, वो एक अलग बहस है। अब ये मामला आ रहे हैं कि ये जो सदर ने जंग जिस बुनियाद पर भी शुरू की वो भी मामला खत्म हो रहे हैं और उन्हें आइंदा 1 से 2 हफ्ते में कांग्रेस के पास वापस आना पड़ेगा और उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और दूसरा मामला जो माली मामला थे जिसको कांग्रेस कंट्रोल करती है, जो बजट के मामला थे, फिर भी उन्हें इसी प्लेटफॉर्म की तरफ आना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करें तो एक टाइम कम है और आइंदा आने वाले जो 1 हफ्ते में या 4 हफ्तों में एक बड़ी डेवलपमेंट जरूर होगी। वो क्या होगी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सदर ट्रंप को मेरा जाती ख्याल ये है कि इस गेम को अब वाइंड अप करना पड़ेगा, जल्द जितनी जल्द पॉसिबल है वो उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डॉक्टर हसन से ये पूछते हैं कि वो कौन सी टर्न्स एक्चुअली या कौन सी जिस कह लीजिए कि सिचुएशन हो सकती है जिसके ज़रिए या तो वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और अगर प्रोलॉन्ग नहीं करते तो फिर वो कौन सी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर जो अमरीकी सदर हैं वो अग्री कर सकते हैं ईरान के साथ और कोई मुआहदा हो सकता है। अभी लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, जो सिचुएशन हमारे सामने है, मोहसिन ज़हीर साहब जो बात कर रहे थे वो ये थी कि ट्रंप के पास वक्त कम है, वहाँ मकबूलियत अपनी जगह, मिड टर्म अपनी जगह, लेकिन और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इस जंगबंदी को जल्दी जो है वो किसी तरफ लगना है। डॉक्टर हसन, ये जो बात है आपको लगता है कि फ़र्ज़ कीजिए प्रोलॉन्ग नहीं, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि प्रोलॉन्ग नहीं होती, अगर प्रोलॉन्ग नहीं होती तो क्या चीज़ें ऑप्शंस अमेरिका के पास हैं और वो कौन सी ऑप्शंस ईरान के पास हैं जिस पे कोई एग्रीमेंट जो है वो होना उसके इम्कानात मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस अजम्पशन को एग्जामिन कर लेते हैं कि प्रोलॉन्ग नहीं होती। डिमांड्स क्या हैं? अमेरिका की डिमांड ये है कि जी ईरान अपना न्यूक्लियर मटेरियल दे दे और उनको सारे उनके अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज खोल दे। नंबर 2, मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको सब्सटेंशियली डिग्रेड कर ले, फिर अपनी प्रॉक्सीज जो हैं उनको ख़त्म कर दे, उनकी हिमायत ख़त्म कर दे।
ऑयल कंट्रोल अमेरिका के हवाले कर दे और जो ईरान में दुनिया के दूसरे बड़े यूरेनियम जखायर हैं उस तक अमेरिका को एक्सेस दे दे। अब बताइए कि इसमें से कौन सी डिमांड्स जो हैं ईरान पूरी करेगा? एक भी नहीं, नन, जीरो। ईरान की डिमांड्स हैं कि जी अमेरिका अपने अड्डे उठा ले गल्फ में से जी, इजराइल को काबू करे, सैंक्शंस हटाए और इनकी एसेट्स बहाल कर दे। इसमें से दो चीजें अमेरिका मानेगा, सैंक्शंस हटा लेगा, एसेट्स बहाल कर देगा किसी हद तक। ना वो ईरान की गारंटी दे सकता है, ना वो अपने अड्डे हटाएगा। ये है डेडलॉक। तो अब आप बताइए कि ये वॉर कैसे प्रोलॉन्ग नहीं हो रही? तो फिर डॉक्टर हसन ईरान चाहेगा फिर कि मुज़ाकरात ये किस बुनियाद पर हो रहे हैं? यानी ये जो दो चीजें हैं, बेसिस और इजराइल, जब तक ये मामला सेटल नहीं होता, ईरान का मामला सेटल नहीं होता, उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं होते। अब एक ये भी अमेरिका में एनालाइज किया जा रहा है कि ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप को टॉपल करना चाहता है। उनकी, आपने खुद ही बताया कि 33% रह गई है अप्रूवल। ईरान चाहता है कि नवंबर के जब इलेक्शंस हों तो प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पे टॉपल हो जाएं, इम्पीच हो जाएं, आर्टिकल 25 इन्वोक हो जाए, व्हाटएवर हैपेंस। अब इस किस्म की खबरें वापस वहां से निकल रही हैं कि जब वो 2 F-15 गिरे थे तो वो हिस्टेरिकल हो गए थे, कई घंटे वो चीखते चिल्लाते रहे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। आज जिस तरह की इन्होंने जो विम्सिकल डिसीजंस हैं, यानी कि इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं, जनरल को फारिग कर दिया, दो उनको कर दिया, मीडिया पे आके बदजुबानी की, गालियां दी, तो इस किस्म ये ईरान को सूट कर रहा है। इसलिए कि अगर तो वाकई ईरान का ये ऑब्जेक्टिव है कि ट्रंप साहब को टॉपल किया जाए, और वो दावे से कह रहे हैं वहां के एनालिस्ट कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं, और ये चीज व्हाइट हाउस में फील की जा रही है। ये व्हाइट हाउस की फीलिंग एक तरह से कह लीजिए कि रिपोर्टेड है कि व्हाइट हाउस में ये चीज फील की जा रही है कि ईरान ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉपुलैरिटी डाउन हो जाए और वो उनको इम्पीच करके या 25 आर्टिकल इन्वोक करके इनको निकाल दिया जाए, टॉपल किया जाए। ये है ईरान का रिवेंज, आयतुल्लाह साहब की शहादत। लेकिन आपको लगता है इसको नजरअंदाज कर, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देखें, ईरानी ऐसे जाने नहीं देंगे, जो उनके साथ किया है तो उसका बदला लेंगे और वो इस बात को छोड़ेंगे नहीं। तो ये बेसिस कैसे खत्म होंगी? गल्फ कंट्रीज तो अमेरिका को नहीं निकाल सकते, उनके तो सारे पैसे अमेरिका में रखे हुए हैं। यूएई के पैसे अभी कैश खत्म हुआ, वो तो अपने पैसे मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमें डॉलर दे दो। ठीक, बाकी मुल्कों के भी डॉलर वहीं रखे हुए हैं, पर्सनल भी और नेशनल भी, सारे वो बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं या जो जिस तरह से भी उन्होंने किया है, तो वहीं पे सारा इन्वेस्टेड है। तो वो कैसे किस मुंह से कहेंगे कि जी आप अपने अड्डे उठाएं और चले जाएं, आपने हम पे हमले को नहीं रोका? दे कैन नॉट डू इट। उन्हें तो ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब कह लीजिए कि वो रिटेलिएट ईरान के खिलाफ रिटेलिएशन आसान नहीं है, इसलिए कि उसकी जवाबी कार्रवाई के बाद अगर उनके वाटर प्लांट्स को हिट कर दे, चले पानी का नुकसान, ये ऑयल का नुकसान तो उठा लेंगे अगर ऑयल को और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को करे, वो तो माली नुकसान है। पानी का नुकसान, अगर ये आगे गर्मी का मौसम, जरा वहां की हिद्दत सोचें, अगर वहां के डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है, वाटर प्लांट्स, उनको हिट किया जाए तो वहां से इनखला करना पड़ेगा, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट होगा। तो ये सोचे भी कोई ना कि गल्फ कंट्रीज में कोई ऐसी कोई सोच पनप रही होगी कि वो ईरान के खिलाफ रिटेलिएट करें। ये सिचुएशन अब उन्हें बर्दाश्त करनी होगी। ये हैं बिल्कुल हार्ड फैक्ट्स जिनको डिबेट भी मेरा ख्याल है नहीं किया जा सकता कि ये तो डॉक्टर हसन, मेरा पॉइंट यहाँ सवाल ये है कि अगर ये सारा कुछ बिल्कुल, आप तो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि इंतहाई मायूसकुन पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं, फिर वो कौन सी चीज़ें थीं जिस पे अब्बास अरागची साहब ने ये कहा कि तकरीबन हम MOU करने जा रहे थे, इस्राईली प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन ना आता तो हम तकरीबन कर चुके थे, ये इतलात भी थी कि मुआहिदा तकरीबन होने को था, और अगर यही मामलात इसी तरह से हैं तो फिर मुज़ाकरात किन चीज़ों के ऊपर फिर कंसेंसस हो सकता है? कहाँ मुज़ाकरात किस बात पे होंगे?
ये लिस्ट आपके सामने रख दी है, कहाँ कंसेंसस हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता। ठीक, क्या अमेरिका ये मान लेगा? नहीं, मैं मायूस कुन पिक्चर नहीं पेंट कर रहा हूं, ना मेरी नहीं ख्वाहिश है। मकसद जो भी लेकिन इसकी नौशाद आउटपुट है। साहब, फैक्ट्स हमेशा बाइस्ड होते हैं, ओपिनियंस न्यूट्रल हो सकते हैं कि जी हम दोनों तरफ से खेल लें, फैक्ट्स अपना ओपिनियन न्यूट्रल इधर से भी होते कर हैं, लें उधर। ओपिनियन हकायक तो बायस्ड हमेशा बाइस्ड होंगे, प्रेजुडिस्ड होंगे, ये रियलिटी है। ये दिस कैन नॉट बी, नहीं, इसको हकायक कैसे न्यूट्रल negotiate होंगे, करेंगे? फैक्ट्स न्यूट्रल होंगे, वो हो सकते हैं बायस्ड हो सकते हैं, ओपिनियन बायस्ड हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सिचुएशन है, अब डॉक्टर हसन के पर्सपेक्टिव को अगर मैं देखूं तो मुझे तो लगता है कि ये तो फिर मामलात जो हैं, शायद मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर, जब क्योंकि अमेरिका भी किसी चीज़ के ऊपर वो नहीं, जैसे कह सकते हैं, पीछे हट सकता, ईरान भी नहीं पीछे हटेगा। ईरान रिवेंजफुल भी हो और उसके दिमाग में ख़ास तौर पर ये हो कि वो जंग जीता हुआ है, यानी ये भी एक जोम होता है, ये आसान नहीं है। वहाँ पर कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन ईरान के अंदर मौजूद है कि वो जंग जीते हुए हैं, उनके बयानात से ऐसा लगता है। इसके साथ फिर कोई अग्रीमेंट या कोई मामला हो सकता है, तो दुनिया तो उस वक्त तक, ये नवंबर की बातें या दिसंबर की बातें, तो उस वक्त तक दुनिया की माशी हालत क्या हो जाएगी? लेकिन नहीं, इसमें दो बातें। एक, ईरान की कॉम्प्रोमाइज ऑन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर कि 460 किलोग्राम को वो ये कह सकता है, ओके अगर हम अमेरिका को किसी हालत में नहीं देंगे, वन, हम इसको डिग्रेड करके विद इन ईरान अंडर IAEA के इंस्पेक्शन के हम इसको डिग्रेड करके अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करेंगे एनर्जी के लिए और एग्रीकल्चर के सोर्सों के लिए, और एल्स किसी जिस मुल्क पे भी जा सकते जहाँ समझते हैं देर कंफर्टेबल, वहाँ हम सब पार कर देते हैं। तो ये एक अमेरिका की कंडीशन पूरी हो जाएगी। लेकिन मिसाइल के ऊपर दे शुड नेवर करना भी नहीं चाहिए, फिर तो बिल्कुल ही उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हाँ, उनका सर्वाइवल इसी से, वरना तो वो फलस्तीन बना देता है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात ये है कि उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसमें वो ये कह सकते हैं कि हमारी वॉर रेपरेशन जो है वो आपने हमें देनी है। हमारा आपने बिलाशल अटैक किया, नुकसान किया, हमें तबाह कर दिया, हमारा लेट्स से $500 बिलियन का नुकसान कर दिया, तो हम ये पैसा ना टोल लगा के हम रिकवर करेंगे वहां से। जी ठीक स्टेट ऑफ है, हॉर्मुज़ शुरू में यही बात आई थी। रिकवर दिस अमाउंट, और जब पूरा हो जाता है देन इट कैन बी कंट्रोल्ड, जैसे भी मॉनिटरिंग इंटरनेशनली करनी कर सकते। तो इस तरह के कुछ बायो मीडिया पॉइंट हो सकता है कि निकल आए। साथ ही साथ इसके देखिए, अमेरिका इस वक्त पूरी कोशिश करे इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करना। जी जी, वो जो पोर्ट्स पे उन्होंने ना उनके जहाज बाहर जा सकते हैं, ये इनके शिप ऑयल के टैंकर ना आ सकते हैं, मीन्स उनको इकोनॉमिकली हर्ट हो रहा है। वो ट्रम्प ने कहा कि जी वहाँ उनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं, जबकि ऐसी बात नहीं होगी। तो इस लिहाज से अपने वो कर रहे हैं कि स्ट्रैंगुलेट करें, बट ये क्वेश्चन इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेशन, ये पोस्टरिंग, इससे ईरान नहीं बच होने वाला। मैं वेरी रेजिलिएंट कॉम, उन्होंने इतने अपने लीडर नुकसान किए, साइंटिस्ट का नुकसान किया है, इस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एक दो चीजों पे वो कर देंगे। और अमेरिका के पास अभी ऑप्शन और कोई नहीं रहेगी। अमेरिका के पास ऑप्शन यही है कि वो अगर न्यूक्लियर कैपेसिटी कहता है, ये उसके पास एक ट्रम्प के पास कहा होगा कि देखिए मैंने ईरान को डीन्यूक्लियराइज कर लिया, दैट इज द ओनली थिंग दे कैन डू इट, अदरवाइज और बाकी चीजों में जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि जो, अगर फर्ज कीजिए ये मामला इस तरह से, ये जो हल आप बता रहे हैं, अगर ये नहीं निकलता, ईरान तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमरीकी बैरिकेड को तोड़ सके, और चीन जो है वो शामिल नहीं होना चाहता, जंग में मौजूद है, मतलब मैं इस बहस में नहीं जाता, जंग में वो कहीं ना कहीं मौजूद होगा, लेकिन वो फ्रंट फुट पे आके नहीं करना चाहता। अब आप नए मलाका की बात शुरू हो चुकी है कि अब अमेरिका का अगला टारगेट वो हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली ये सारी जो जंग है दैट इज रिलेटेड टू चीन। तो आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये चीन को इन्वॉल्व कर सकती है और चीन इन्वॉल्व होगा, या वो अपनी उस पर जाएगा? तो फिर ईरान जो है वो ये जो माशी स्ट्रैंगुलेशन है ये तो खत्म नहीं होगी। अमेरिका को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अमेरिका तो वहाँ बैठा हुआ है, उसके तो माशी मफादात इसके साथ अपनाए हॉर्मुज़ से नहीं जुड़े हुए। देखिए, ईरान, चाइना जो है ना, वो उसकी अपनी पॉलिसी है। चाइना की पॉलिसी है टू नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू वॉर्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वो उसका बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वो आपको उसको सैटेलाइट सपोर्ट भी देगा, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट भी देगा, सब चीज़ों में सपोर्ट देगा जो वो दे रहा है। इसके अलावा वो नहीं करेगा। इसी तरह रशिया खुद भी रॉयल लड़ाई के अंदर वो भी यही कर सकता है, लेकिन इसके साथ अमेरिका को छूट देंगे। देखिए, पूरा नेटो, पूरा यूरोप, पूरा मिडल ईस्ट,
हर एक तबाह हो जाएगा इकोनॉमिकली अगर ये लड़ाई और बढ़ती है तो। ईरान, मुझे मिडिल ईस्ट का सारा ऑयल रुक गया, पूरी गैस रुक गई, ये दुनिया की जो चीजें जाती है वहां उनकी हर मुल्क के अंदर ठप हो गया सब कुछ। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ये इसको लड़ाई कर सकता है। दे हैव बोथ हैव टू कॉम्प्रोमाइज, और ये कॉम्प्रोमाइज होगा, यू विल सी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपने बड़ी थॉटफुल डिस्कशन हुई। डॉक्टर हसन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव सामने रखा। मोहसिन ज़हीर साहब ने हमें न्यूयॉर्क से वहाँ की सिचुएशन भी बताई। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों जो पार्टियां हैं, फरीक हैं, वो हमें अपनी अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बैक एंड पे कहीं ना कहीं मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और बातचीत भी चल रही है, एक दूसरे को मैसेजेस कन्वे भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं डिस्कशंस हो भी रही हैं, चाहे वो बिलवास्ता है, बराह रास्त ना भी हों, लेकिन इसका सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। हर सूरत के अंदर ईरान को और अमेरिका को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी मुआहदे की तरफ आना पड़ेगा, वगरना अगर ऐसा ना हुआ तो जो बात डॉक्टर हसन कह रहे थे, फिर मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है खुदा ना खास्ता तीसरी जंग अजीम की तरफ जा सकता है। और पाकिस्तान की जो कोशिश थी एक्चुअली वो यही है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि तीसरी जंग अजीम शुरू हो, क्योंकि इस जंग ने एक्चुअली पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। जितनी जल्दी ये जंग बंदी जो है, ये मुकम्मल जंग बंदी और किसी मुआहदे पर मुंतज हो जाए, उतना ही बेहतर है, वगरना दुनिया के लिए ये मामला जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।